नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। मैं शादाब मलिक। बिहार में जातीय जनगणना शुरू हो चुकी है। एक तरफ जहां केंद्र में लगातार आवाज़ उठ रही थी कि जातीय जनगणना कराई जानी चाहिए, तो भाजपा की सरकार ने जातीय जनगणना से इनकार कर दिया। जबकि विपक्ष में जब भाजपा थी तो जातीय जनगणना की मांग उनकी तरफ से भी उठती रही, मगर क्या वजह है कि जब सरकार में आई भाजपा तो जातीय जनगणना नहीं कराने की बात करने लगी। और हम चर्चा करेंगे कि जातीय जनगणना से क्या फ़ायदे और क्या नुकसान हैं। क्या वजह है कि जातीय जनगणना का जहां एक तरफ क्षेत्रीय पार्टियां सपोर्ट कर रही हैं, क्षेत्रीय ज़्यादातर पार्टियां चाहती हैं कि जातीय जनगणना हो, मगर केंद्र की जो सरकार है वो जातीय जनगणना कराने से इनकार करती रही है। इसके क्या फ़ायदे क्या नुकसान हैं, हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं समीर सर। सर, लाइव नेशन 7 में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जातीय जनगणना बहुत ही ऐसा विषय है जिस पर दो तरफ लोग बटे हुए हैं। कुछ लोग हैं जो इसके विरोध में लगातार आवाज़ उठ रहे हैं, तो वहीं बड़ी संख्या में लोग इसके सपोर्ट में भी हैं। सर, सबसे पहले हम ये जानना चाहते हैं कि जातीय जनगणना से क्या फ़ायदा नज़र आ रहा है। देखिए, उस पर चर्चा करने से पहले बहुत ही संक्षेप में थोड़ा सा ये समझ लें कि जनगणना और जातीय जनगणना होता क्या है, ताकि लोगों का कंसेप्ट आगे क्लियर हो जाए। होता क्या है कि जब किसी देश में या देश के किसी हिस्से में रहने वाले जो सभी नागरिक होते हैं, उसका अगर एक फिक्स टाइम पर आपको जनसंख्याकीय, सामाजिक और आर्थिक डेटा इकट्ठा किया जाता है, फिर उसका संकलन करने के बाद उसका विश्लेषण किया जाता है, और विश्लेषण करने के बाद जब उसको पब्लिश किया जाता है, मतलब आम जनता के बीच जारी किया जाता है, तो ये जो प्रक्रिया होता है यही प्रक्रिया कहलाता है जनगणना। लेकिन जब हम जाति विशेष के आधार पर ये काम करने लग जाते हैं तो वही कहलाता है जातीय जनगणना। ये बात हो जाता है। अब है कि ये जो तो जनगणना हो गया। अब सवाल है कि इसका ये जो जनगणना होता है वो किस आधार पर होता है, क्या इसके लिए कोई कानून है या नहीं है। तो हमारे देश में जो जनगणना होता है वो सेंसस एक्ट 1948 बना हुआ है। उसी सेंसस एक्ट मतलब जातीय कहने का मतलब कि जनगणना अधिनियम 1948, उस आधार पर जो है ये आपको जनगणना होता है। और फिर जो है भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 246 है, 246 में भी आपको जनगणना का प्रावधान है। और जो है यह जो है आपको संघ सूची का विषय होता है। संघ सूची का मतलब कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र सरकार के पास है। अब है कि इसका नोडल मंत्रालय कौन होता है, मतलब क्या कि भारत सरकार तो कराती है, लेकिन किस मंत्रालय के अधीन ये होता है। तो इसका जो नोडल मंत्रालय होता है, मतलब जिस मंत्रालय के अधीन ये जनगणना होता है, वो गृह मंत्रालय होता है। और उसी गृह मंत्रालय के अंदर में एक जैसो महारजिस्ट्रार होता है और जनगणना आयुक्त होता है जो इन कामों को पूरा करता है। तो ये संवैधानिक आपको प्रोविज़न है जनगणना कराने का। अब है कि थोड़ा सा संक्षेप में उसके पहले हम लोग इन जैसो देख लें कि दरअसल हमारे देश में जनगणना कब से शुरू हुआ और कभी फिर जातीय जनगणना हुआ है या नहीं हुआ। तो हमारे देश में पहली बार जनगणना अंग्रेज़ों के काल में होती है। उस समय भारत का गवर्नर जनरल रहता है लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो के काल में 1872 में पहली बार जनगणना हुआ। लेकिन यह नियमित जनगणना नहीं था। नियमित जनगणना जो भारत में शुरू हो पाता है वो 1881 से शुरू होता है, और उसके बाद हर एक 10 साल पर जनगणना होता रहा। लेकिन 1931 जब आया, मतलब कि आप याद करिए कि 1881 वो दौर है जब कांग्रेस की स्थापना नहीं हुई थी। और 1931 जब आता है, जब राष्ट्रीय आंदोलन बहुत तेज हो गया, एक तरफ कांग्रेस के जैसे नेतृत्व में आंदोलन, दूसरी तरफ कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व में आंदोलन, और छात्र, नौजवान, किसान, मजदूरों का आंदोलन। तो ये जो आंदोलन का दौर चला, तब आकर के 1931 में पहली बार भारत में अंग्रेजों ने जातीय जो है आपको जनगणना कराया।
और उस समय जो जनगणना कराया उसमें आपको 52% आबादी ओबीसी की बताई गई, पिछड़ों की। फिर 1941 जब आया तो उस समय भी जातीय जनगणना हुआ, लेकिन वो दौर था आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर का, द्वितीय विश्व युद्ध का, जिसके चलते वो जातीय जनगणना के काम को पूरा नहीं किया जा सका। जब 1947 में हम लोग आज़ाद होते हैं तो 1951 में आज़ाद भारत का पहला जनगणना हुआ, और उस समय हमारे गृह मंत्री सरदार पटेल थे। तो सरदार पटेल ने साफ इनकार कर दिया कि कोई जातीय जनगणना नहीं होगा। हालांकि उस समय से ये अगर देखा जाए कि यह असत्य बात है, इसलिए कि कुछ जातियों की तो जनगणना होती रही, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब का ना, उसकी जैसो जातीय जनगणना होती रही। लेकिन ये मांग आपको लगातार जोर पकड़ता रहा समय समय पर, खास करके 1990 का जब दशक का दौर आया, मंडल कमीशन के आने के बाद ये जातीय जनगणना की मांग होती रही, लेकिन केंद्र में जो भी सरकार आई वो टालती चली गई। लेकिन जब वो 2010 आता है, यूपीए की सरकार थी, कांग्रेस के नेतृत्व में मनमोहन सिंह पीएम थे, उस समय पार्लियामेंट में देखा गया कि लगभग सारे राजनीतिक दल, यहाँ तक कि भारतीय जनता पार्टी भी जो है जातीय आधार पर आरक्षण या आपको जनगणना कराने के पक्ष में थे। उसके नेता थे उस समय आपको गोपीनाथ मुंडे, उन्होंने काफ़ी जोरदार बहस किया था जातीय आधार पर जनगणना कराने का। और फिर 2011 आया तो सामाजिक, आर्थिक और जातीय आधार पर जैसो आपको जनगणना भारत सरकार को कराना पड़ा। लेकिन वो काम होता है, लेकिन आम जनता के बीच उसका डेटा नहीं आ जबकि सका। सर उसमें लगभग 4,000 करोड़ बताया जाता है कि उस पर खर्च भी आया। उसमें जैसो खर्च आया और उस खर्च का कोई जो लाभ लोगों को नहीं मिल सका। फिर 2014 आया, जैसो एनडीए के नेतृत्व में सरकार बनी, मोदी जी पीएम बने, तो इन्होंने भी उस डेटा को पब्लिश नहीं किया। 2016 में जब बहुत ज़्यादा दबाव पड़ा, तब उस डेटा का एक छोटा सा अंश जो है पब्लिश किया गया। और फिर पार्लियामेंट में जब जोर पकड़ने लगा कि भाई 2021 आ रहा है, जनगणना होगा, आप जो है सो तय कीजिए कि आप जातीय आधार पर जनगणना कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। तो वर्ष 2018 में उस समय के जो भारत सरकार के गृह मंत्री थे राजनाथ सिंह ने पार्लियामेंट में बाकायदा घोषणा किया कि हाँ, इस बार जातीय आधारित जनगणना होगी। लेकिन जो है 2020 जब आया तो उस समय के जो है सो गृह राज्य मंत्री श्री नित्यानंद राय ने जो है आपको जातीय आधारित जनगणना कराने से इनकार कर दिया। तो इसका रिएक्शन जो है क्षेत्रीय दलों पर या सामाजिक न्याय के जो पक्षधर राजनीतिक दल हैं उनके ऊपर बहुत ज़बरदस्त पड़ा। आप यहाँ तक देखिए कि जो एनडीए में राजनीतिक दल के लोग थे या जो भी पार्टी थी, उसमें से भी बहुत सारा दल और नेता जो है आपको जातीय आरक्षण के पक्षधर रहे। खास करके आप बिहार में देखिए, उस समय नीतीश कुमार एनडीए में थे, जीतन राम मांझी एनडीए में थे। फिर आपको उत्तर प्रदेश में जो अपना दल की नेता है वो एनडीए में, फिर जो है सो महाराष्ट्र में रामदास अठावले वो एनडीए में। उसके बावजूद भी ये लोग जो है सो जातीय आरक्षण की मांग किया। और ख़ास करके बिहार इस मामले में काफ़ी आगे हुआ कि 2019 में और 2020 में बिहार की असेंबली से बाकायदा जातीय जनगणना का प्रस्ताव पारित किया। और फिर हम लोगों ने देखा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में यहाँ का सर्वदलीय जो है सो आपको जो है सो टीमगंज पहुँचा प्रधानमंत्री से मिलने के लिए, जिसमें बीजेपी के लोग भी थे कि भाई जातीय जनगणना कराया जाए। लेकिन अंततः जब भारत सरकार तैयार नहीं हुई तो बिहार सरकार ने अपने खर्च पर, और खर्च का जो अभी एक अनुमानित जो है सो आंकड़ा रखा गया है वो 500 करोड़ रुपया रखा गया है। तो इन लोगों ने तय किया कि हम अपने स्तर पर जातीय सर्वे कराएंगे। सर ये तो आपने पूरी बातें बताई, मगर जो मेन मुद्दा है वो हमें ये जानना है कि जातीय जनगणना कराने से कितना फ़ायदा होगा, क्योंकि इसमें कुछ चीज़ें हैं सर जो मैं आपको बोलना चाहूँगा। जैसे कि ओबीसी के लिए ही कहा जाए कि जो जातीय जनगणना हो रही है उसमें से 27% अभी ओबीसी का आरक्षण है। तो जो मामले उठ रहे हैं वो ये हैं, या कहें कि जिससे केंद्र सरकार डर रही है वो ये है कि जो रिजर्वेशन है, अगर ये आंकड़ा सामने आता है तो इसमें फिर लोगों की मांग ये भी तो हो सकती है कि जब एक लगभग 51% माना जा रहा है कि देश में ओबीसी हैं, अगर 60% ओबीसी हो जाते हैं तो फिर वो आरक्षण की ज़्यादा मांग करेंगे। 40% अगर मान लीजिए कि हो जाते हैं कि ओबीसी अगर 51% हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसके हिसाब से आरक्षण मिला हुआ है, अगर वो आंकड़ा 40% पर पहुंच जाता है तो क्या फिर ओबीसी के रिजर्वेशन को घटाया जाएगा?
तो ये सारी चीज़ें हैं सर जो सामने नज़र आ रही हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि केवल बीजेपी की बात नहीं है, केंद्र में जिस पार्टी की सरकार रही है, सबों ने इस मामले को टालने का प्रयास किया। और आप जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। मतलब है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, वो वाली बात। बांधेगा, वही बात है। लेकिन एकमात्र वही बात नहीं, इसके साथ कई कारण जुड़ा हुआ है जिसके चलते केंद्र की सरकार जो है भागती है ये काम करने से। सबसे पहली बात तो है कि अगर जातीय आधारित जनगणना हो जाता है तो उससे देश में एक नई राजनीति पैदा हो जाएगी, और नई राजनीति पैदा होगी तो उसी के साथ विकास का एक नया दरवाज़ा भी खुलेगा, और उसका टेंशन कोई केंद्र सरकार लेना नहीं चाहती। क्योंकि मांग जब बढ़ जाएगा कि अमुक जाति इतनी पिछड़ी रह गई, अमुक क्षेत्र में लोग इतने पिछड़े हैं, तो उसके लिए विकास का इनका एक नया रूपरेखा तैयार करना होगा, और उस रूपरेखा की मांग के लिए एक नई राजनीतिक जो है सो दबाव पैदा होगा केंद्र सरकार पर। तो ये केंद्र सरकार जो है सो टेंशन नहीं लेना चाहती। दूसरी बात है कि अभी जो जातीय राजनीति हमारे देश में होती है उसका कोई ठोस आधार तो नहीं है, क्योंकि किसी के पास सही और प्रामाणिक डेटा नहीं है। और जो भी डेटा है 1932 का है, या फिर जो है सो एक डेटा आया था आपको जो है सो वो राष्ट्रीय सर्वे का, आप अनुमान लगाइए कितना विवादित डेटा है। 1931 का जो डेटा है वो कहता है भारत में ओबीसी की आबादी 52%, और जो सर्वे जो है आयोग का रिपोर्ट है वो कहता है 32%, मतलब 20% का गैप है। तो अभी जो भी जाति आधारित राजनीति हो रही है उसका कोई ठोस पैमाना, ठोस आधार नहीं है। लेकिन जब ये आपको सर्वे हो जाएगा जाति आधार पर, तब तो वो एक ठोस प्रमाण हो जाएगा, और जब ठोस प्रमाण हो जाएगा तब जो है वो आपको एक ठोस राजनीति भी इसके इर्द गिर्द जो है सो डेवलप कर जाएगा। ये इसलिए जो है सो सरकार जो है सो डरती है। दूसरी बात है कि आपने जो कहा है कि अगर ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा हो गई तब क्या होगा, फिर या ओबीसी की संख्या कब हो गई तब क्या होगा। तो पहली बात तो है कि अगर ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा साबित आता है तो जो विरोधी लोग होंगे कहेंगे ये फर्जी डेटा है, हम इस डेटा को नहीं मानेंगे। और अगर जो है सो ओबीसी की संख्या कम आ जाती है तो जो जातीय आरक्षण के समर्थक लोग हैं कि वो कहना शुरू कर देगा कि ये फर्जी डाटा है, हम इसको नहीं मानेंगे। तो एक ढंग से ये विवादों का सिलसिला चलता रह जाएगा। दूसरी बात है कि कम ज़्यादा होगा तो जाहिर सी बात है उसके लिए आरक्षण का सीमा बढ़ाना होगा, उसके लिए विकास का नया रूपरेखा तैयार करना होगा, जो कि सरकार भागना चाहती है। दूसरी बात यह है कि आप देखिएगा बहुत सारी ऐसी जाति है जो किसी राज्य विशेष में ओबीसी की सूची में है, लेकिन केंद्र में वो ओबीसी की सूची में नहीं जैसे है। बनिया ही सर, हमारे यहाँ बनिया बनिया ही है। बिहार में ओबीसी में है, मगर यूपी में जनरल में आता है। जनरल में है। उसी ढंग से देखिएगा कि कुछ ऐसी जाति है जो कि आपको बिहार में वो ओबीसी में है लेकिन केंद्र में नहीं है ना। तो ये जो विवाद का लफड़ा लगेगा, इससे भी जो है सो भारत सरकार बचना चाहती है। तो सर हम ये जानना चाहते हैं कि क्या इससे लाभ क्या होगा, ये बड़ा मतलब ये अहम है। तो लाभ की जो बात है, देखिए इसके पक्ष में भी बहुत सारा कारण गिनाया जा सकता है और विरोध में भी बहुत सारा कारण गिनाया जा सकता है। सबसे पहले अगर देखा जाए तो आप अगर पश्चिमी देश को ही रोल मॉडल मानते हैं, जैसा कि जातीय आरक्षण के जो विरोधी लोग हैं वो कहते हैं कि न तो अमेरिका में और न किसी पश्चिमी देशों में जातीय जनगणना होता है, तो फिर हमारे देश में क्यों होगा। लेकिन अगर हम उसी देश को रोल मॉडल माने तो अमेरिका में जो है आपको नस्ल के आधार पर जनगणना होता है, और जो है प्रत्येक क्षेत्र विशेष में कार्यरत कौन सा नस्ल कितनी संख्या में है उसका हर एक 10 साल पर जनगणना होता है। यहाँ तक कि अभी जो है सो 1 साल पहले वहाँ जातीय जनगणना हुआ है, जो जनगणना हुआ है वो भी नस्ल के आधार पर हुआ है। तो उससे क्या होता है कि वो लोग ये देखता है कि किस नस्ल के लोग किस पेशा में कितनी संख्या में हैं, कितने एडवांस हुए हैं और कितने पिछड़े हुए हैं। जैसे वहाँ अफ्रीकी मूल का लोग है, एशियाई मूल का लोग है और दूसरे मूल का लोग है, तो उनकी भागीदारी और विकास का मापदंड वो तय करता है ये जनगणना करा करके, और उसी अनुसार वो अपनी वहाँ की सरकार पॉलिसी तय करती है। आप पश्चिमी देश की बात छोड़ दीजिए,
अपने एशियाई महादेश में आई है। यहाँ मलेशिया है, मलेशिया में भी जो है सो आपको नस्ल के आधार पर जनगणना होता है, चूंकि चीनी मूल का वहाँ बहुत लोग हैं, तो इसलिए चीनी मूल के लोगों का विकास सही ढंग से हो तो उसका भी आकलन किया जाता है नस्ल के आधार पर सेंसस करा करके। तो ये तो उन देशों की बात हुई, लेकिन हमारा देश एक ऐसा देश है, खास करके भारतीय उपमहाद्वीप को ही देखिए पूरा, तो दुनिया का ये एकमात्र ऐसा देश या भारतीय उपमहाद्वीप है जहाँ की जाति आधारित समाज है। दुनिया में कहीं जाति नहीं होता है, नस्ल होता है। तो जिन देशों में नस्ल है वो नस्ल के आधार पर जनगणना करा रहा है। हमारे देश में जो है सो जाति है, तो हम जो है सो हम लोग जाति के आधार पर जनगणना कराने की मांग करते हैं। तो इसलिए जो है सो आपको ऐतिहासिक काल से जो जाति आधारित हमारा समाज है, तो इसमें देखना जरूरी हो जाता है कि भाई ये कौन सा तबका आगे बढ़ा, कौन सा पीछे रहा, या कौन सी जाति विलुप्ति के कगार पर है, या किसके लिए क्या कुछ तो एजेंडा सर तय किया एक सवाल जाए। जो मेरे दिमाग में घूम रहा है वो ये है कि जब 1951 से आज़ाद भारत में जनगणना हो रही है, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स की जनगणना की जा रही है, मगर ओबीसी को नहीं कराया गया, वो ये कह के कि आपस में फूट पड़ जाएगा। तो जब आप एससी एसटी की करा रहे हैं, उससे फूट पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा है ये तो सरकार को देखना है। तो फिर जब एससी एसटी करा रहे हैं तो फिर ओबीसी को क्यों नहीं? देखिए सवाल ये है कि अगर जो विरोधी लोग हैं जातीय आरक्षण के या जातीय जनगणना के, उनका कहना है कि इससे जो है समाज में जातीय उन्माद पैदा होगा और एक जाति विहीन समाज की जो स्थापना का हम लोग सपना देखते हैं वो उस पर जो है सो आघात होगा। लेकिन जो जातीय जनगणना के समर्थक तबका है उनका कहना है कि भाई आप 1951 से तो जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं, वही तो एससी एसटी का तो हो रहा है। तो अगर एससी एसटी का हो रहा है तो ये बताइए ना कि समाज में कहाँ जातीय उन्माद फैला। अगर एससी एसटी के कराने से जातीय उन्माद नहीं फैला तो फिर ओबीसी का कराने से कहाँ से जातीय उन्माद फैलेगा। दूसरी बात है कि हमारे देश में जो है सो धर्म आधारित हमारा संविधान नहीं है और हम एक जो है सो धर्मनिरपेक्ष देश हैं। तो फिर जो है सो आप जातीय आधारित जनगणना न करा करके पूर्णतः आप जब जनगणना कराते हैं तो उसमें धर्म विशेष का उल्लेख क्यों करते हैं? इसलिए कि आपको धर्म विशेष के आधार पर सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने से लाभ मिलता है, इसलिए धर्म के आधार पर तो आप करा रहे हैं जनगणना, लेकिन जाति के आधार पर आप कराने से भागते हैं। तो यहाँ पर उन लोगों का तर्क मजबूत होता है। तो ये जो है सो आपको आता। उसके अलावा और भी सारा लाभ है कि अब मान लीजिए कि जैसे कि आरक्षण है हमारे देश में, तो खुद ये सुप्रीम कोर्ट में ये मामला बार बार गया है कि आरक्षण की सीमा को बढ़ाया जाए, या फिर या जिस राज्य में आरक्षण का कोटा कम है वहाँ कोटा बढ़ाने की मांग हुआ। खास करके अगर छत्तीसगढ़ में देखिए, अभी हाल फिलहाल में 10-15 दिन पहले की कहानी है कि इसके पहले तक छत्तीसगढ़ में ओबीसी को केवल 14% आरक्षण मिलता था, जबकि ऐसे क्या 27% है। तो वहाँ लंबे समय से ये मांग चल रहा था कि भाई हमारे यहाँ भी जो ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया जाए, लेकिन बढ़ाया नहीं गया था। मामला जब सुप्रीम कोर्ट में गया था तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि भाई कोई प्रमाणिक डाटा है ही नहीं कि कितनी ओबीसी की संख्या है, तो हम कैसे कहते हैं कि ओबीसी के लिए इतना आरक्षण होना चाहिए। एक ढंग से समझिए कि सुप्रीम कोर्ट का इनडायरेक्ट वे इशारा में है, इशारा है कि भाई आप जो है सो डेटा संग्रह करवाइए प्रमाणिक, तब हम जो है सो आरक्षण की सीमा बढ़ाने की बात जब करेंगे। बिहार में भी जो जातीय जनगणना होने के खिलाफ हिंदू सेना गई, हाँ, तो फिर उसको भी यहाँ भी देख लीजिए कि यहाँ भी ये जो जैसे जातीय जनगणना ये फरवरी में शुरू हुआ कि लोग चले गए, लेकिन साफ सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया, एकदम रिजेक्ट कर दिया। तो ये जो है आपको अगर डेटा उपलब्ध हो जाता है तो ये एक जैसो फायदा होगा कि किस जाति विशेष का कितना विकास हुआ है, कौन पिछड़ा रह गया है, जिसका ज़्यादा विकास हुआ है उसको हो सकता है कि आरक्षण की सीमा उसके लिए घटा दिया जाए, उस जाति विशेष के लिए। जो ज़्यादा पिछड़ी जाति रह गई उसके लिए जैसो आपको जाति आरक्षण की सीमा बढ़ा दिया जाए, या उसके आर्थिक विकास के लिए और भी तो प्रयास सर किया जाए। इसका क्षेत्रीय राजनीतिक दलों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपको क्या लगता है? देखिए इसमें जो है लाभ हानि देखिए अगर राजनीतिक दलों की के बारे में, तो इसमें घाटा होगा बीजेपी को इस सेंस में घाटा होगा कि चूंकि पहले बीजेपी के बारे में माना जाता था कि यह बनिया और ब्राह्मणों की पार्टी है,
लेकिन जो हाल के कुछ वर्षों के दौरान उसने अपना विस्तार किया है ओबीसी और एससी एसटी के पूरा बीच में। चुनाव नरेंद्र मोदी ने इसी पर हाँ, अपना खुद को उन्होंने ओबीसी खुद को ओबीसी बताया है। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश ने ये पिछले वर्ष जो है 27 मंत्रियों को जो केंद्र में शामिल किया, हाँ ओबीसी का खूब प्रचार किया। तो कहने का मतलब कि वो अपना दायरा, समर्थक दायरा बढ़ा करके ओबीसी और एसटी के बीच भी पुख्ता करना चाहता है। लेकिन अगर जो है सो वो आरक्षण, वो जातीय जनगणना नहीं कराता है या इनकार इसी ढंग से बार बार करता रह गया, तो जाहिर सी बात है कि ये ओबीसी एससी एसटी तबका जो है उनके विरोध में जा सकता है, जो कि बड़ी आबादी है। जो कि एक बहुत बड़ी आबादी है। लेकिन उनका नहीं करने के मतलब इनकार करने के पीछे भी एक राजनीति है, क्योंकि उनका जो अपना वैचारिक आयाम है, वैचारिक आयाम के चलते वो ऐसा नहीं कर सकते हैं, ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। अब है कि लाभ किसको होगा? हाँ, और दूसरा घाटा जो होगा वो कम्युनिस्ट पार्टी को होगा। कम्युनिस्ट पार्टी का इस सेंस में होगा कि कम्युनिस्ट पार्टी जाति और धर्म की राजनीति करती नहीं है, वो तो जो है सो क्लास की राजनीति करती है। मतलब क्या कि अमीरी और गरीबी के आधार पर उसकी राजनीति होती है। तो जब जातीय जनगणना का मामला जोर से जोर पकड़ता जाएगा तो जाहिर सी बात है कि समाज तो जाति में के आधार पर बढ़ता जाएगा। जब बढ़ता जाएगा तो फिर कम्युनिस्ट पार्टी के लिए वहाँ पर कोई जगह नहीं होगा। आप 1990 से अब तक का इतिहास देख लीजिए उत्तर भारत का। 1990 के पहले कम्युनिस्ट पार्टी भारत में बहुत मजबूत थी, लेकिन जो 1990 के बाद देखिए उसका जनाधार खिसकता चला गया। लेकिन अब है कि लाभ किसको होगा? लाभ होगा आपको जो क्षेत्रीय पार्टी वैसी है जो सामाजिक न्याय की बात करती है, जैसे बिहार में आपको जदयू हो गया और आरजेडी हो गया, या और जो दूसरे पार्टी हैं, या उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह की पार्टी, या फिर जो है आपको तमिलनाडु में कहीं कहीं में जो पार्टी है उसको लाभ होगा। महाराष्ट्र में जो है आपको अभी महाविकास अघाड़ी, उन लोगों को लाभ हो जाएगा। तो इन लोगों को लाभ होगा, और हमको लगता है कि इन लोगों की मजबूरी भी है कि जाति आधारित जनगणना को आगे बढ़ाया जाए ताकि वोट इनके पक्ष में आ सके। समझ गए ना? मजबूरी इस सेंस में है कि मोदी का जो है सो जो अभी मोदी जी का जो अभी पर्सनालिटी है, उस पर्सनालिटी के काट के लिए इन लोगों के पास कोई जो है सो राजनीतिक जो आपको औजार नहीं है, राजनीतिक औजार नहीं है। कोई ऐसा मुद्दा ये लोग नहीं खोज सके जिसके चलते मोदी को पराजित किया जा सके, तो इसलिए इन लोगों ने जाति का सहारा लिया, जो राजनीतिक अगर दृष्टिकोण से देखिएगा तो। लेकिन सब कुछ के बावजूद अगर कहा जाए कि क्या जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, तो हम लोग तो बोलेंगे कि हाँ, नहीं, कि हाँ भाई जाति आधारित जनगणना होना चाहिए, क्योंकि जो संविधान से निष्कर्ष निकलता है वो भी यही कहता है, सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता रहा वो भी यही कहता रहा है। यहाँ तक कि रोहिणी कमीशन जो वर्ष 2017 में स्थापित किया गया, और वो रोहिणी कमीशन इसलिए बनाया गया था कि जिन जातियों को आरक्षण मिल रहा है उसमें जो है सो आरक्षण का बंटवारा किया जाए। मतलब कि जो मजबूत जाति उसको कम आरक्षण, और जो कमजोर जाति है उसको ज़्यादा आरक्षण दिया जाए। तो रोहिणी कमीशन ने जो रिपोर्ट दिया है वो कहता है कि सबसे ज़्यादा अगर आरक्षण का लाभ उठाया है ओबीसी में तो वो कुर्मी जाति, कहता है 5% कुर्मी जाति ने जो है सो लाभ उठाया। लेकिन अब सवाल उठता है कि 5% तो ठीक है, कुर्मी जाति ने जो है सो आरक्षण का लाभ लिया, लेकिन उसकी संख्या कितनी है? अगर संख्या सामने आएगा तब न कहेंगे कि भाई जरूरत से ज़्यादा उसको लाभ मिल गया। सपोज कर लीजिए कि कुर्मी की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, तो जाहिर सी बात है उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इस तरह से जो विभिन्न आयोग या कोर्ट या संविधान से निष्कर्ष निकलता है, उस आधार पर फिर भारत की जो ऐतिहासिक सच्चाई है कि भाई यहाँ का या कहीं जैसे कठोर सत्य है कि भारतीय समाज जाति आधारित समाज है, तो इसलिए जैसो सामाजिक न्याय की स्थापना के लिए, देश के विकास के लिए, लोकतंत्र और मजबूत करने के लिए जाति आधारित आरक्षण होना चाहिए, ये आवश्यक लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। तो ये साफ बात है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि भारत में जातीय आधारित आबादी है। यहाँ का संविधान भी जातीय आरक्षण की बात कहता है। बिहार में जातीय जनगणना हो रही है, इससे पहले भी कुछ राज्यों में जातीय जनगणना कराई गई है। अब देखना है कि आने वाले दिनों में जब जातीय जनगणना पूरी होती है तो फिर क्या बिहार में वो सारा डाटा सार्वजनिक तौर से सामने आता है, क्योंकि जो
2011 में लगभग 4,000 करोड़ के खर्च के बाद जातीय जनगणना कराई गई थी, उस जनगणना का डाटा पूरी तरह से सार्वजनिक नहीं किया गया, जो एक बड़ा सवाल है। अब समय के साथ ये सब कुछ तय होगा। आप बने रहें हमारे साथ, देखते रहें हमारा वीडियो। अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ ट्विटर हैंडल पर हमें फॉलो ज़रूर करें।